जोशीमठ से बड़ी खबर है। जोशीमठ में फिर शुरू हुई बर्फबारी। जोशीमठ में तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है और सुनील वार्ड में बर्फबारी जोशीमठ के लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश और ये अब बर्फबारी की तस्वीर सामने आ रही है। जोशीमठ में बर्फबारी, माइनस में तापमान यहाँ पहुंचा, लगातार ठंड बढ़ी और जो टीमें रेस्क्यू के लिए लगातार जुटी हुई हैं उनको तमाम मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। दरारें लगातार बढ़ रही हैं, रेस्क्यू के लिए कई टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में मौसम में तब्दीली परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। जोशीमठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है। रुक रुक करके बर्फबारी लगातार हो रही है। सुनील वार्ड 3 में देर रात से बर्फबारी हो रही है ये खबर, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट, माइनस में तापमान पहुंचा, ठंड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टीमों के लिए भी दिक्कत यहाँ पर। और चलिए अब शुरुआत करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच दंगल जारी है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने अब कार्रवाई न होने पर बड़ी चेतावनी दी है। खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि अगर फेडरेशन अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई तो नाम के साथ सबके सामने सबूत पेश करेंगे। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है। फेडरेशन के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके खिलाड़ियों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है और आज रात तक का अल्टीमेटम दिया है। आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। दरअसल खेल मंत्रालय के जिम्मेदारों से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्तीफे के साथ ही महासंघ को भंग करने की मांग की है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। पहलवानों के आरोप पर खेल मंत्रालय ने फेडरेशन से 72 घंटे में जवाब मांगा है। इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि 21 से 23 जनवरी के बीच फेडरेशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। देखिए, एक तरफ जहां पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि पहलवानों और फेडरेशन के बीच मचे इस घमासान पर सरकार नजर बनाए हुए है। भाजपा नेता निष्पक्ष कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। सरकार निष्पक्ष है और सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के कारण ही आज इतने गोल्ड मेडल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के कारण ही आ रहे हैं। दरअसल इस घमासान पर फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण खुद सफाई दे चुके हैं और हर तरह की जांच कराने को कहा है। इस बीच अब कई लोग बृजभूषण के समर्थन में भी आ चुके हैं। अब इस विवाद में ओलंपिक्स में ट्रायल का मुद्दा भी गरमाने लगा है। कई राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बृजभूषण को सही ठहराया है। तो गलत में अपनी मनमानी चाहते हैं कि हम नेशनल ना खेले, ओपन नेशनल ना खेले और सीधे हम एशिया के लिए, वर्ल्ड के लिए जाकर चुने जाए। सरासर 100% नहीं, 200% झूठ है। बलिया में शिवपाल यादव ने यूपी की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी थी और सीधे सीधे कहा कि भाजपा सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिवपाल ने साफ साफ कहा कि यूपी में केवल सपा ही भाजपा को हरा सकती है। ऐसे में भाजपा सरकार के खिलाफ सपा के कार्यकर्ता संघर्ष के रास्ते पर निकलेंगे और तय है कि लंका जलेगी। अगर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे फिर तो लंका जलेगी। शिवपाल यही नहीं रुके, 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बताया। साथ ही भाजपा सांसद वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा हम उसका स्वागत है। शिवपाल सिंह यादव का जवाब दिया पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया। लंका दहन तो निश्चित रूप में जो अत्याचारी होते हैं, जो अपराधियों को प्रश्रय देने वाले लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं, उनका लंका जरूर होती है। धारे हैं योगी जी,
दरअसल भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की है। तारीफ भी ऐसे समय में आई है जब राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई वरुण की विचारधारा को स्वीकार करने से नकार दिया है। भले ही वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, लेकिन क्या वो 2024 में साइकिल की सवारी करने वाले हैं? इस सवाल के पीछे है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने अपने चचेरे भाई की कांग्रेस में एंट्री पर लगभग ब्रेक लगा दिया था। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही माना जाने लगा कि वरुण गांधी की कांग्रेस में जाने की अटकलें सिर्फ कयासबाजी ही हैं। वरुण गांधी पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वरुण गांधी का क्या होगा? पीलीभीत से सांसद ये मैं कहता हूं उनसे पूछो वरुण गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेकर। तो पार्टी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार। दरअसल वरुण गांधी भाजपा में काफी समय से साइडलाइन चल रहे हैं। पार्टी से उनकी नाराजगी जगजाहिर है। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी ने भाजपा सरकार के कई फैसलों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वरुण के लगातार विरोधी भाषणों से अपने इरादे जरूर साफ कर दिए। दूसरी तरफ ये साफ नहीं है कि 2024 में भाजपा वरुण को उम्मीदवार बनाएगी भी या इस जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा में किनारे लगा दिए गए वरुण के पास सपा का विकल्प पूरी तरह से खुला है, जिसके लिए शिवपाल यादव ने हरी झंडी भी दिखा दी है। जोशीमठ में हालात दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी ने चिंता को और ज्यादा 4 गुना बढ़ा दिया है। लिहाजा हालातों पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक की नजर। जो गेस्ट हाउस कल तक सरकारी अमलों का वेलकम करता था, वो आज जमींदोज किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की एक एक ईंट गिराई जा रही है। जमीन धंसने की वजह से पीडब्ल्यूडी के इस गेस्ट हाउस में कई जगह मोटी मोटी दरारें आ गई थी, जिसकी मरम्मत करना मुश्किल था, इसलिए इसे गिराने का फैसला लिया गया। जोशीमठ के घरों में दरारें लगातार दहशत पैदा कर रही हैं। 30 घंटे के भीतर अब तक करीब 60 भवन ऐसे हैं जो दरक चुके हैं। इधर मौसम विभाग ने जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। पीडब्ल्यूडी भवन के साथ साथ मलारी इन और माउंट व्यू होटल को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ में आई इस आपदा को बचाने के लिए नरसिंह मंदिर में 100 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आहुतियों के जरिए देवी देवताओं से आपदा से बचाने की कामना की जा रही है। जोशीमठ में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी सातवें आसमान पर। जोशीमठ के मौजूदा हालात और प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने विस्थापन के लिए लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाने के भी निर्देश दिए। गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है। इधर कांग्रेस नेता जोशीमठ में मौजूदा स्थिति को देखने के लिए जमीन पर पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जायजा लेने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ में बेरोक-टोक हो रहे निर्माण का नतीजा है जमीन का धंसना। इसमें लापरवाही भी मानता हूं, मैं इसमें जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके आगे सरकार का झुकना भी देख रहा हूं। जोशीमठ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दरार ने तकरीबन सभी वार्ड को चपेट में ले लिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब तक कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाणक्य को उत्तर प्रदेश का प्रभार देने का मन बना लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत का श्रेय दिया जा सकता है और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें गुजरात से बाहर बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है और सीआर पाटिल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर 2024 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने वाला ही दिल्ली की सत्ता पर राज करता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पूर्वांचल के गाजीपुर से कल मिशन 2024 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, वो है कि हम अब की आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में भी कायम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिस वजह से भाजपा का मिशन 2024 के लिए यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है।
उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्राप्त करेगी। 22 जनवरी को लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है और एक तरफ जहां भाजपा का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने में जुटा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह लंबे वक्त से मुस्लिमों के हित में बयान दे रहे हैं, अब उसी रणनीति के तहत संघ ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वाराणसी में विशाल भारत संस्थान के बैनर तले जलसाए उलेमाए इस्लाम का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने पर खास फोकस रहा। सभी धर्मों के लोगों से, सभी दलों के लोगों से निवेदन करता हूं कि बांटना, भड़काना और फालतू की बयानबाजी करना ये ना करें। दरअसल संघ की कोशिश पूर्वांचल के मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने की है, जहां सुन्नी समुदाय का बड़ा वोट प्रतिशत है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए संघ ने इस पर अभी से काम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में संघ प्रचारक ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने भारत जोड़ने के लिए यात्रा की और उन्होंने ही अपनी यात्रा को नफरतवादी बना लिया। सिर्फ संघ ही नहीं, भाजपा भी लगातार मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने पर काम कर रही है। यूपी उपचुनाव में पसमानदा फॉर्मूला हिट होने के बाद अब भाजपा 2024 में भी इस रणनीति पर काम कर रही है। आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ, आशीर्वाद, सहयोग मोदी और योगी सरकार पर है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और इसके तहत बसपा बड़े प्लान पर काम कर रही है। पार्टी इस बार मुस्लिम वोटर्स के साथ ही बड़े स्तर पर युवाओं पर दांव लगाना चाहती है। इसके लिए पार्टी युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बना रही है। और हम 2024 को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन हमारी बूथ लेवल के ऊपर मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पार्टी का संगठन मजबूत कर करके। दरअसल यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बीएसपी पिछले 11 साल से राज्य से सत्ता के बाहर होने के साथ ही धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी हार को झेला। इस चुनाव में पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ी और सिर्फ 1 पर जीत दर्ज कर पाई। इससे पार पाने के लिए बसपा ने आजाद समाज पार्टी की दलितों के बीच बढ़ती पैठ को बेअसर करने की योजना बनाई है। बसपा की ये भी कोशिश है कि मायावती की कोशिश चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों को बसपा में शामिल करने की है। एक मिशन बनाया गया है। ये भी कहा गया है कि जो आजाद समाज पार्टी के युवा वोटर हैं वो बसपा में आते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, बूथ कमेटियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।